हेलो नीट एस्पिरेंट, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे और अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो मैंने लास्ट वीडियो में आपसे बात की थी कि आप कैसे अपने बचे हुए सिलेबस को कवर करेंगे और कैसे रिवीजन प्लान करेंगे। ठीक है, तो आज की जो हमारी वीडियो है मेनली मैं उसमें बात करने वाला हूँ कि आप मॉक टेस्ट को कैसे एनालिसिस करोगे और कितने टाइम के बाद आप मॉक टेस्ट दोगे, कितने मॉक टेस्ट आपको मिनिमम देने चाहिए। ठीक है, आज की वीडियो में इन सारे टॉपिक्स के बारे में बात करूँगा। कैसे आप अपनी मिस्टेक को एनालिसिस करके उनको रेक्टिफाई करेंगे और अपने मार्क्स को इम्प्रूव कर सकते हैं, उन सारी चीज़ों पे आज हम बात करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूँगा कि दो हैं टेस्टिंग। नमस्ते, आ जाओ अंदर। या तो आप ऑफलाइन टेस्ट में एनरोल्ड हैं या ऑनलाइन टेस्टिंग कर रहे हैं, तो दोनों ही टेस्ट में आप कैसे अपना मैक्सिमम आउटपुट ले सकते हैं, हम उस पर बात करेंगे आज। ठीक है ना। लेकिन एक और चीज़ है, ऑनलाइन टेस्ट और ऑफलाइन टेस्ट दोनों में पेपर एनालिसिस करने का तरीका अलग अलग है थोड़ा। क्योंकि आपको पता है ऑफलाइन टेस्ट में आप पूरा पेपर देख सकते हो एक बार में कि पेपर टफ है, इजी है, मुझे कैसे अप्रोच करनी है। ठीक है, और ऑनलाइन में आप वो नहीं कर सकते। ऑनलाइन में एक एक करके क्वेश्चन खुलता है, तो उसमें आपको ये बहुत प्रॉब्लम आती है। मैंने जो डिस्कस किया है बच्चों से, वो ये कि मुझे पता नहीं चलता कि पेपर लेंदी है या पेपर इजी है या पेपर टफ है। किस कैटेगरी का पेपर हमें पता नहीं चलता, क्योंकि एक एक करके क्वेश्चन खुलता है। अगर हमारे में स्टार्टिंग में थोड़ी टफ क्वेश्चन आ जाते तो हमें लगता है कि पेपर टफ है। ठीक है, इजी आ जाते तो लगता है इजी है, और अगर लैंग्वेज ज़्यादा थोड़ी सी ट्रिकी है तो लगता है लेंदी पेपर है। तो ये मेन प्रॉब्लम है, ठीक है ना, ऑनलाइन टेस्टिंग की। तो हम इन सारी बातों को आज देखेंगे। तो सबसे पहले है कि हमें एनालिसिस करनी क्या है आखिरकार, है ना, क्या हम एनालिसिस करें पेपर में। तो सबसे पहले जो आपको एनालिसिस करनी है वो आपकी कि मोस्ट सिंपल थिंग है कि नेगेटिव क्वेश्चंस। आपने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए, मान लो कि ये है 180 मार्क्स है किसका, फिजिक्स का। ठीक है, तो फिजिक्स में आपने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए, तो पहली चीज़ तो ये है कि आपने कौन कौन से क्वेश्चन गलत किए। ठीक है ना, किन किन क्वेश्चन में आपने मिस्टेक की है वो जनरली आप देख लेते हो कि हाँ मैंने ये गलत किया, यहाँ पे गलत किया, लेकिन उसको सही कैसे करेंगे हम आगे उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, दूसरा है कि डिफरेंट सब्जेक्ट की डिफरेंट अप्रोच है। अगर आप एक ही अप्रोच से तीनों सब्जेक्ट से सॉल्व करोगे तो आपके मार्क्स उतने अच्छे नहीं आएंगे जितना आपने पढ़ाया, जितना आप आउटपुट लेना चाह रहे हो उतना आउटपुट नहीं आएगा। ठीक है, दूसरी चीज़ है तुक्का एनालिसिस। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपने तुक्का मारा, फिर पता कैसे चलेगा कि मेरा तुक्का सही है या गलत है नेक्स्ट टाइम। ठीक है, तो तुक्का को कैसे एनालाइज करना है और तुक्का भी मारना है, बताऊंगा मैं वो भी। चौथा, सिली मिस्टेक्स। कहते हैं बच्चे कि मेरी सिली मिस्टेक ज़्यादा हो जाती हैं। ठीक है, तो फोर्थ वो। और पांचवी जो बात है कि हाउ मच यू हैड टेक द टाइम टू अटेंड द क्वेश्चन। ठीक है ना, आपने एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में कितना टाइम लिया। ये चीज़ एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, लेकिन आप लोग इसको इग्नोर कर देते हो। लाइक कोई क्वेश्चन है जो आपने सॉल्व कर लिया, लेकिन वो 2 से 3 मिनट में सॉल्व हुआ। ठीक है, तो वो भी आपको 4 मार्क्स देगा, और जो इजी क्वेश्चन है वो भी आपको 4 मार्क्स देगा। लेकिन अगर उस क्वेश्चन के चक्कर में आपसे एक इजी क्वेश्चन गलत हो गया या उसके लिए टाइम नहीं बचा, वो ज़्यादा डेंजरस है आपके सिलेक्शन के लिए। अगर ऐसी चीज़ें होंगी तो आपका सिलेक्शन डेफिनेटली कहीं ना कहीं हिंडर करेगा। ठीक है ना, तो ये हो गया। चलो अब हम बात करते हैं तीनों की कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में हमें पेपर एनालिसिस कैसे करना है। तो जैसे मैंने ये क्वेश्चन ले रखा है आपका, ये आपका नीट 2025 का क्वेश्चन है। ठीक है, इसी चैप्टर से है ये क्वेश्चन। तो आपने देखा कि हाँ ये क्वेश्चन दिया है 2N AC पावर सप्लाई, ये वोल्टेज है। ठीक है, और ये फ्रीक्वेंसी है आपकी, और रजिस्टर है 20 ओम का, कैपेसिटर है 25 ओम का, इंडक्टेंस है 45 ओम का। ठीक है, और तीनों सीरीज़ में कनेक्टेड हैं। फेज़ एंगल आपको निकालना है। आपको जो एग्जैक्ट रीजन है वही लिखना है, और उसी चीज़ पे आप फोकस करेंगे तभी आपका इम्प्रूव होगा। अगर आप रियल चीज़ नहीं लिखेंगे तो आप इम्प्रूव नहीं कर पाएंगे। जैसे कि सर मेरा कॉन्सेप्ट वीक था। ठीक है, मुझे पता ही नहीं था कि इसमें फॉर्मूला कौन सा लगेगा। राइट, दूसरा, मैंने क्वेश्चन गलत पढ़ लिया था। ठीक है, तीसरा कि मुझे क्वेश्चन पढ़ के समझ में ही नहीं आया कि इस क्वेश्चन में बताना क्या है, पूछा क्या है, क्या दिया है। ठीक है, या चौथा, मुझसे कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई। ये आपको एक्चुअल रीज़न लिखना है। ठीक है, उसके बाद आपको इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन लिखना है।
उसके बाद आपको एनसीईआरटी रेफरेंस, ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जब आप इस चीज़ को देखोगे तो मोस्ट ऑफ क्वेश्चन आपको मिलेंगे वो एनसीईआरटी से मिल जाएंगे, या तो सॉल्व एग्जाम्पल होंगे, कहीं ना कहीं आपको एनसीईआरटी रेफरेंस हर एक क्वेश्चन में मिलेगा, या समरी से क्वेश्चन होगा मोस्ट ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, तो एनसीईआरटी रेफरेंस लिखना आपको मस्ट है। इसलिए भी मस्ट है क्योंकि आपको पता चलेगा कि कौन से टॉपिक हैं जिनसे क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं एनसीईआरटी से, क्योंकि पूरी एनसीईआरटी से तो क्वेश्चन नहीं पूछ सकते ना फिजिक्स में भी, क्योंकि उससे जेईई मेंस का भी क्वेश्चन बनना है, नीट का भी क्वेश्चन पेपर बनना है, तो सेम है ना। तो जो लेवल है वो आपको पता करना है कि आपका लेवल कहाँ पे है एनसीईआरटी में, यानी कि नीट का लेवल क्या है। ठीक है, तो इसलिए आपका एनसीईआरटी रेफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, होल कॉन्सेप्ट, जैसे आपने सॉल्व कर लिया, एनसीईआरटी रेफरेंस ले लिया। एनसीईआरटी रेफरेंस मतलब कि कौन सी लाइन्स हैं जिनसे ये क्वेश्चन बना है, या कौन सा फॉर्मूला है जो एनसीईआरटी में दिया गया है जिससे ये क्वेश्चन बना है, ये हो गया आपका एनसीईआरटी रेफरेंस का मतलब। दूसरा, होल कॉन्सेप्ट शुड बी रिटेन। आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, लेकिन उसका पूरा कॉन्सेप्ट आपको यहाँ लिखना है इसी पेज में। अगर ये इसमें फेज एंगल उसने पूछा है तो आपको लिखना है पूरा कि फेज एंगल का फॉर्मूला क्या है। ठीक है, वोल्टेज से भी निकाल सकते हैं हम फेज एंगल, रेसिस्टेंस से भी निकाल सकते हैं, ठीक है, फेजर से भी निकाल सकते हैं, फेजर डायग्राम से भी। तो ये चीज़ आपको लिखनी है पूरी। दूसरी चीज़ हम बात करेंगे अब केमिस्ट्री एनालिसिस में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है जैसे केमिस्ट्री का, नीट 2025 का फिजिकल केमिस्ट्री का क्वेश्चन है ये, और ये आपका एनसीईआरटी का सॉल्व क्वेश्चन है। ठीक है ना, सॉल्व एग्जाम्पल है। तो सबसे पहली बात आपको वही सेम है कि आपको रीज़न लिखना है, क्या रीज़न है क्यों आपका क्वेश्चन गलत हुआ। दूसरा, एनसीईआरटी रेफरेंस लिखना है कि एनसीईआरटी का सॉल्व एग्जाम्पल है। ठीक है, इसका ये मेन कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन सॉल्व होगा, एनसीईआरटी में दिया गया है। चौथा, आपको सॉल्यूशन लिखना है। फोर्थ, आपको इस कॉन्सेप्ट की अगर थ्योरेटिकल है तो आपको कीवर्ड्स फॉर्म में इस पूरे कॉन्सेप्ट को लिखना है। पूरे कॉन्सेप्ट का मतलब ये है कि मान लो अब ये टी हाफ लाइफ है, ठीक है, तो आपको रिएक्शन पहचान के, यानी आपको क्वेश्चन पहचान के पता करना है ये कौन सी हाफ लाइफ है, जीरो ऑर्डर की हाफ लाइफ है, या फर्स्ट ऑर्डर की हाफ लाइफ है, या सेकंड ऑर्डर की हाफ लाइफ है। तो आपको यहाँ पे वो की कॉन्सेप्ट लिखने हैं कि आप जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर तीनों की हाफ लाइफ के क्वेश्चन यहीं से सॉल्व कर लो। जब आप इस नोट जो आपकी मिस्टेक नोटबुक है इसको एनालिसिस करोगे तो आपके हाफ लाइफ के क्वेश्चन यहीं से सारे हो जाएं। ठीक है ना, तो ये हो गया। अब मैं बात करूँगा बायो का, जैसे ये है बायो। पहली चीज़ तो सेम है, रीज़न। क्या रीज़न रहा आपका गलत होने का क्वेश्चन, कि मैंने जल्दी पढ़ लिया था, या मैंने गलत पढ़ लिया, या मैंने कोई वर्ड को मिसरीड कर लिया, गलत समझ लिया। ठीक है, तो पहला तो रीज़न ये रहा। या दूसरा कि मैंने पढ़ा ही नहीं ये क्वेश्चन, ऐसे ही तुक्का मार दिया। ठीक, तो ये हो गया रीज़न। सेकेंडली, प्योरली एनसीईआरटी, जिस टॉपिक से आपका क्वेश्चन गलत हुआ है, मान लो कि ये क्वेश्चन है अभी किसका, पॉलिनेशन का है, तो आपको यहाँ पे जैसे ये क्वेश्चन आया आपका वाटर पॉलिनेशन और विंड पॉलिनेशन, तो आपको इसी पेज में वाटर पॉलिनेशन और विंड पॉलिनेशन इसको एक माइंड मैप की फॉर्म में, ठीक है, लिखना है। यानी कि जैसे इधर लिख लिया आपने वाटर पॉल्यूशन, वाटर पॉलिनेशन, और इधर लिख लिया तुमने विंड पॉलिनेशन, और उसके जो भी की पॉइंट है वो इधर लिख लिए, इसके जो भी की पॉइंट है वो इधर लिख लिए, एग्जाम्पल लिख लिए, और ऐसे करके लिख लिया। तो इस तरीके से आपको पेपर को एनालिसिस करना है। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा पेपर एनालिसिस कैसे करना है। अब हम बात करेंगे कि कितने हमें मॉक टेस्ट देने चाहिए। तो ये बात मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी की थी कि आपका जब सिलेबस 70% हो जाए, उसका रीज़न है जब आपका जब आपका सिलेबस 70% हो जाएगा, यू आर एलिजिबल टू डू दी क्वेश्चन पेपर। क्यों मैं ये कह रहा हूँ, क्योंकि अगर आपके मान लो आपका 50% सिलेबस हुआ है और कोई आपसे कहता है नहीं क्वेश्चन पेपर लगाओ, ठीक है, मॉक टेस्ट लगाओ, ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ऐसा नहीं है, आप कुछ इंप्रूव नहीं कर पाओगे। उसका रीज़न ये है, जब तक आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं होगा आप इंप्रूव नहीं कर सकते हो किसी भी सब्जेक्ट में। तो जब आपका 70% पेपर हो जाएगा, यानी यू आर एबल टू गेन अबाउट 500 to 550 मार्क्स, आप इतने तक गेन कर सकते हो, और ये एक कॉन्फिडेंस बूस्टअप करने के लिए एक अच्छा स्कोर है। ठीक है, जब आपका 70% पेपर हो जाएगा, यानी कि आप 70% चैप्टर कवर कर चुके हो, तो आपके पास एनालिसिस करने के लिए एक इनफ अमाउंट ऑफ मटेरियल होगा। ठीक है, उसके बाद आप जो आपका 30% बचा हुआ है आप उसको साइड में कवर करते चलेंगे, और जैसे जैसे ये कम होता जाएगा वैसे वैसे यहाँ पे आपका बढ़ता जाएगा। अगर आप फिर आपका 20% बचा, इधर आपका 80% हो जाएगा, इधर 10% बचा, इधर आपका 90% हो जाएगा।
इस तरीके से आप अपना सिलेबस करोगे। ठीक है, ये चीज़ आप 50% से भी स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन आपके अंदर इतना पेशेंस होना चाहिए कि हाँ मेरे को भी 50% सिलेबस आता है तो मुझे एनालिसिस 50% के अकॉर्डिंग ही करनी है। मुझे अपना मोरल डाउन नहीं करना है, मुझे अपना कॉन्फिडेंस डाउन नहीं करना है कि मेरे मार्क्स कम आ रहे हैं, नीट कैसे होगा क्या नहीं होगा, इम्प्रूव करने से ही होगा। ठीक है, ये चीज़ हो गई। और आपको मेरे अकॉर्डिंग एक वीक में 2 टेस्ट पेपर से ज़्यादा नहीं देने चाहिए अगर आपका सिलेबस 70% तक कंप्लीट है तो। ठीक है, दूसरी चीज़, अगर आपका सिलेबस मोर देन 80 to 85% कंप्लीट है, आप एक वीक में 3 टेस्ट पेपर दे सकते हो। फिर आपका जो रूटीन होना चाहिए वो यही होना चाहिए कि आपने टेस्ट दिया, उसको एनालाइज किया, सारे जो भी कॉन्सेप्ट आपके गलत हुए थे आपने उनको लिखा। ठीक है, और जो भी आपको लगा कि हाँ ये चैप्टर मेरा वीक रह गया है तो मैं इसको पूरा पढ़ूंगा। फिर आपका ये तरीका होता है पढ़ने का, या मेरा ये वाला टॉपिक है इससे मेरे क्वेश्चन गलत हुए हैं तो मुझे इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है। ये तरीका है आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस का और मॉक टेस्ट का एनालिसिस का। ठीक है, आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। आप इस तरीके से फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपके मार्क्स गेन होंगे। हर एक क्वेश्चन कैसे करना है। अब मैं बात करता हूँ कि ऑफलाइन में और ऑनलाइन में क्या प्रॉब्लम आती है। देखो, अगर आपका ऑफलाइन है आपको OMR भरना है, ठीक है, जो कि एक मेजर फैक्टर है आपका नीट के लिए, क्योंकि आपका पेन पेपर मोड पे पेपर होता है। वहाँ पे एक OMR गलत का मतलब बहुत सी चीज़ें गलत। ठीक है, पता चला 10 क्वेश्चन आपने लगातार गलत कर दिए। ये एक बहुत बड़ी चीज़ है जो ऑफलाइन में आप टेस्ट कर सकते हो। दूसरी चीज़ है कि आप एक बार में पेपर को गो थ्रू कर सकते हो कि हाँ पेपर लेंदी है या टफ क्वेश्चन लग रहे हैं मुझे, कैसा पेपर है आप पता कर सकते हो। ठीक है, और अब बात है कि ठीक है, अगर मुझे पता चल गया कि पेपर ऐसा है, मान लो पेपर लेंदी है, सबसे पहले आपको यही करना है 2 मिनट के आपको पूरा पेपर पलट के देखना है कि पेपर है कैसा। ज़रूरी नहीं है आपको हर बार 720 ही टारगेट करना हो, दैट्स नॉट कंपलसरी। ठीक है, तो आपने अगर देख लिया कि पेपर लेंदी है या पेपर टफ है तो आपको खुद को ये समझाना है कि नहीं मैं वही क्वेश्चन करूँगा जो मुझे आते हैं। ठीक है, या मैं किस तरीके से पेपर सॉल्व करूँगा वो आपको स्ट्रेटेजी बना लेनी है। ठीक है, तो पहली चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है वो यही है कि आपको पहले पेपर गो थ्रू करना है। सेकंड चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो आपको है कि पेपर आपको राउंड में सॉल्व करने, एटलीस्ट 3 राउंड। 3 राउंड में आपको पेपर सॉल्व करना है। फर्स्ट राउंड में आप सिर्फ और सिर्फ वही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो आपको 100% श्योर है, इजी क्वेश्चन है, 100% श्योर क्वेश्चन है, आप सिर्फ उन्हीं को सॉल्व करेंगे, आप दूसरे किसी क्वेश्चन पे टाइम नहीं देंगे। ठीक है, कि ये थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है या लाइक मैं बोलूँ कि इसमें थोड़ा टाइम लगेगा मुझे कैलकुलेशन में, छोड़ दो आप पहली बार में ईजी और जल्दी होने वाले क्वेश्चन ही आप सॉल्व करोगे। दूसरी बार में जो लेंदी क्वेश्चन है लेकिन आपको आते हैं आप वो सॉल्व करोगे दूसरे राउंड में। तीसरे राउंड में आप तुक्के वाले क्वेश्चन, तुक्का भी कैसे मारना है, क्योंकि मैं तुम्हें बताऊं बहुत से टीचर कहेंगे तुक्का नहीं मारना है, नेगेटिव मारना है, ब्लाइंड नहीं मारना है, लेकिन जहाँ भी आपको 50-50 है कि ये 2 क्वेश्चन तो 2 ऑप्शन तो मैंने एलिमिनेट कर ही दिए हैं, वहाँ पे मारना है तुक्का। ठीक है, अगर आपके मान लो आपने 10 तुक्के मारे, 10 में से अगर आपके 2-3 भी सही हो गए, मोर देन इनफ है भाई, तुम पॉजिटिव में ही रहोगे। ये कैलकुलेशन तुक्के वाली आपको बहुत, जैसे अरे मान लो यार आपने 10 क्वेश्चन किए, ठीक है, आपको पता है कि ये 2 ऑप्शन तो नहीं हो सकती, ठीक है, आपको इन दोनों में डाउट है, तब भी 50-50 है। 10 में से 5 क्वेश्चन सही होने का चांसेस तो तब भी है ना, अगर 5 आपके सही हो गए तो 5 चौक 20 नंबर, ठीक है ना। तो वो बात मैं कह रहा हूँ, आप नेगेटिव में नहीं जाओगे, इतना बिलीव रखो, लेकिन तुक्का तभी मारना है जब आप 50-50 हो। अगर 75-25 है फिर तुक्के का कोई मतलब नहीं बनता, फिर तो आप नेगेटिव में जाओगे। ठीक है, तो ये बात आपको समझनी है। अब दूसरी ऑनलाइन वाले बच्चों के लिए अगर मैं बात करूँ तो आपके लिए ये प्रॉब्लम आती है कि मैं पूरा पेपर एक बार में नहीं देख पाता, मुझे पता नहीं चलता पेपर है कैसा, लेंदी है, टफ है या ईजी है। तो उसके लिए आपको मैंने बताया है, आपके लिए एक ही स्ट्रेटेजी काम करेगी, वो है कि आप 3 राउंड्स में क्वेश्चन को सॉल्व करें। पहले राउंड में वही जो मुझे 100% क्वेश्चन आते हैं मैं वही सॉल्व करूँगा, दूसरे में जो थोड़ी सी लेंदी है मैं वो क्वेश्चन सॉल्व करूँगा, तीसरे राउंड में मैं जो तुक्के वाले क्वेश्चन है जिनमें मुझे सोचना है मैं वो क्वेश्चन सॉल्व करूँगा। यही पैटर्न आपको फॉलो करना है। फर्स्ट राउंड में कहीं भी आपको स्टक नहीं होना है, चाहे आप ऑनलाइन पेपर दे रहे हो या ऑफलाइन पेपर दे रहे हो। फर्स्ट राउंड में आप स्टक नहीं हो सकते हो, किसी भी क्वेश्चन पे नहीं रुक सकते हो। अगर आप किसी भी क्वेश्चन पे रुके मतलब आपने दूसरे क्वेश्चन का टाइम किल कर दिया। ठीक है,
तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करो, मैं उसका रिप्लाई दूँगा। ठीक है, अच्छे से पढ़ाई करो।